नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। 2024 के फाइनल मुकाबले के लिए क्या संसद के अगले सत्र में ही सेमीफाइनल हो जाएगा? आज ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद 24 के सेमीफाइनल को लेकर एक बहुत बड़ा बयान आया। दिल्ली के अधिकारों के बंटवारे को केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ आज दौरे पर निकले हैं। आज वो ममता बनर्जी से मिले बंगाल में। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राज्यसभा में विपक्षी दल एकजुट होकर इस बिल को अगर पास होने से रोक देते हैं तो यह विपक्षी एकता का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा और 24 का सेमीफाइनल 23 में ही हो जाएगा। ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार ऑफ द बुलडोजर, फॉर द बुलडोजर, बाय द बुलडोजर है। फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए अगर विपक्ष एकजुटता नहीं दिखा पाता है तो संविधान पर भी बुलडोजर चलाएगी एक दिन बीजेपी। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट करके पार्टी अपने कई अहम बिल पास करवाती आई है। अरविंद केजरीवाल को जो बात परेशान कर रही है वो ये कि इस मुद्दे पर अभी तक राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस अगर राज्यसभा में बिल का विरोध नहीं करती है तो बीजेपी बड़ी आसानी से यह बिल पास करा लेगी। विपक्षी एकता को लेकर अब तक फोटो सेशंस खूब हुए, मेल मुलाकातें भी खूब हुई, लेकिन पहली बार एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसे एक कॉन्क्रीट तौर पर एक मैसेज देने वाला मुद्दा माना जा सकता है। केजरीवाल के इस दाव से कांग्रेस पार्टी अधर में है। अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल तो कभी नहीं रही, लेकिन इस बिल का समर्थन किया तो बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देगी। तो क्या यह बात सही है कि 2024 के सेमीफाइनल की तारीख नजदीक है? इसी पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं क्या बोले अरविंद केजरीवाल, क्या बोली ममता बनर्जी। तीन तरीके से ये चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक, पहली चीज कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलए को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, जो पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। लेकिन ये गवर्नमेंट हो गया डबल इंजन वाला, जो गवर्नमेंट बोलता है एक ट्रबल इंजन और टेरेबल इंजन बन गया। तो अगर एट्रोसस टेरेबल कुछ चलेगा तो इसको हम लोग का हिम्मत है इसको लड़ने के लिए, जो भी करना है आप कर लो। हम लोग डिसीजन लिया है, हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे, हम एक कट्टर रहेंगे। हमारा कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, खाली जनता को सेव करना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी रक्षा करना चाहिए, देश को रक्षा करना चाहिए। आई एम टोटली 100% विथ अरविंद जी मान। आई एम टोटली 100% विथ तेलंगाना बोलो, पंजाब बोलो, तमिलनाडु बोलो, आप केरला बोलो, आप आंध्र प्रदेश बोलो, आप चेन्नई बोलो, आप उड़ीसा बोलो, आप बिहार बोलो, आप झारखंड बोलो, हर जगह में हम लोग एक साथ में आए और एक साथ में हमको और भी जुटाना है। मेहमानों का स्वागत करते हैं। गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है गौरव जी आपका। प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रियंका जी स्वागत है आपका भी। हमारे साथ कीर्ति आजाद जी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आजाद साहब स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। त्रिपाठी साहब स्वागत है आपका भी। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन करने वाले हैं बस हमें तो अब से थोड़ी देर में। अब जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला या जो ममता बनर्जी ने बोला उसमें कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब से ऑर्डिनेंस आया तब से इस बात को दोहरा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मैं पूरे देश में निकल रहा हूं और मैं सभी पार्टियों के प्रमुखों से मिलूंगा और कहूंगा कि राज्यसभा में हमें इस बिल को हराना है, एकजुट हो जाइए। लेकिन मेरा पहला सवाल कक्कड़ साहब, प्रियंका जी आपसे है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी आते होंगे
कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर ऐसा लग रहा है पशुपेश में है पूरी तरीके से, और अभी तक मैंने जो मालूमात अभी तक ली थी अपने रिपोर्टर्स से, उनका कहना यह है कि दिल्ली कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस पूरी तरीके से अड़ी हुई है इस बात पर, अपनी लीडरशिप को मनाना चाहती है किसी सूरत में आपका साथ ना दे, अरविंद केजरीवाल का साथ ना दे। अजय माकन ने तो अपना बयान फिर दोहराया, उन्होंने कहा हमें हमारी लीडरशिप कहेगी, हम मान लेंगे जो कहेगी। लेकिन कैसे भूल जाएं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में यह रेजोल्यूशन पास कराया कि स्वर्गीय राजीव गांधी का भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। आपने कृषि कानून सबसे पहले दिल्ली में लागू करवाए, आपने 370 का साथ दिया। कैसे भूल जाएं कि हर जगह बीजेपी का साथ देने के लिए, चाहे गोवा हो, गुजरात हो, सब जगह आप पहुंचते हैं सबसे चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसी पार्टी का साथ कांग्रेस पार्टी कैसे दे सकती है? सौरभ जी, इस बात में कोई तर्क नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसे तो फिर एमसीडी में कांग्रेस वॉकआउट कर गई, ऐसे तो फिर गुजरात में इनके ललित वसोया जी थे जो कांग्रेस के, जो कह रहे थे कि भाजपा को वोट दे देना पर आम आदमी पार्टी को मत देना। तो इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। देश का सवाल आ गया है, यहाँ पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाने का सवाल आ गया है। एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी अब बैठी है सेंटर में, जिसके जो एक गुंडे मवालियों का संग्रोह बनकर रह गया है। इनको रूल ऑफ लॉ पे विश्वास है, ना इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। ये अगर हार जाए तो ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, ये अगर या तो ईडी सीबीआई छोड़ देंगे या खरीद फरोख्त की राजनीति करेंगे। अब ये नया है कि कोर्ट में भी हार जाएं तो अध्यादेश लाकर पलट देंगे। तो ऐसी असंवैधानिक पार्टी को हटाना बहुत जरूरी हो है। लोकतंत्र को अगर बचाए रखना है तो सबको इस अध्यादेश का खंडन करना होगा। नहीं, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि कांग्रेस की सपोर्ट के बगैर आप राज्यसभा में इस बिल को नहीं परास्त कर सकते। और अगर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट चाहिए तो फिर केजरीवाल जी को खुलकर समर्थन मांगना चाहिए। फिर कभी नीतीश कुमार जी के थ्रू, कभी ममता जी के थ्रू क्यों ये बात पहुंचाई जा रही है? राहुल गांधी जी से खुलकर समर्थन मांगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से खुलकर समर्थन मांगे। ये जो बची कुची डेमोक्रेसी देश में बची है, उसका एक ब्यूटीफुल फीचर है कि जाकर बात कर सकते हैं, अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। एक इंसान खाली मन की बात करके नहीं निकल जाता है। तो ये एक ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी का प्रोसीजर है। किससे पर्सनली मिलते हैं, किसी के थ्रू मिलते हैं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इस टाइम देश इंपॉर्टेंट है। देश बहुत सारे मुद्दों से लगातार गुजर रहा है, चाहे वो महंगाई से त्रस्त हो, चाहे वो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आप कितने मुद्दे देख लीजिए, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बोल दिया, बट खैर मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये सब मुद्दे अपनी जगह है, पर अब तो ये एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को भी नहीं मानती। आपको लगता है कि आप इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? हमें लगता है कि सबको इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए और इस पार्टी को, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी को एक जवाब देना चाहिए करारा। गौरव भाटिया साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आज केजरीवाल साहब कोलकाता में हैं और वहां उन्होंने कहा कि ये पहले भी कह चुके हैं कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई से जुड़ा बिल राज्यसभा में परास्त करके ये विपक्ष संदेश दे सकता है कि मोदी जी को परास्त किया जा सकता है, हराया जा सकता है। सौरभ जी, देखिए, सर्वप्रथम तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पहले आपको लीग मैच ठीक से खेलना होता है। और यहाँ पे जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, गुंडे मवाली, मुझे तो ये याद आया कि मुख्यमंत्री के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने चीफ सेक्रेटरी को जिस तरह से घूंसे मार के, लात मार के हिंसा करी थी, तो गुंडे मवाली अपनी पार्टी को कहे ये अच्छी बात नहीं है। प्रवक्ता बनी है, अपनी पार्टी को गुंडा मवाली क्यों कह रही हैं? दूसरी बात, अराजक अपराध पार्टी आप, पापी आप, कट्टर बेईमान ये यहाँ पे आके प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं रूल ऑफ लॉ। इनको बताता हूं मैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए सौरभ जी, अगर सर्वोच्च न्यायालय का इन्होंने आदेश पढ़ा होता तो यहां टीवी पे बैठकर ऐसा अर्ध ज्ञान ना बांट रही होती। लगता है अरविंद केजरीवाल की पाठशाला से आधा अधूरा पढ़ के आई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा सबसे पहले, पर्सनल टिप्पणी बिना तो भाजपा की बात ही यूनियन पूरी नहीं टेरिटरी है दिल्ली। करिए आप पे सूट करता है। आप थोड़े और अपशब्द यूज कीजिए। आज तो बड़े पोलाइट है। चलिए ठीक है, हम भी आएंगे आपकी नॉलेज पे, आइए। अच्छा प्रियंका जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज, बोलिए। गिव अप।
नहीं, शांत करा लीजिए। अभी वो गुंडा मवाली कह रही थी अभी। अच्छा बोलिए गौरव जी, बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, इसमें समय चला जाता है। प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप राउडी सुनील के साथ मंच ठीक, शेयर ठीक, कर ठीक। रहे हैं, प्रियंका जी जो बोलिए। एब्सकॉन्डिंग प्रियंका जी, क्रिमिनल है, प्रियंका जी। ये आपको पता नहीं है? प्लीज बोलिए गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, मैं दर्शकों के लाभ के लिए बता रहा हूं, और मैं समझता हूं दर्शक चाहते हैं कि तर्क के साथ बहस की जाए। दिल्ली जो है 239 AA आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यूनियन टेरिटरी, सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में भी क्या कहा सौरभ जी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पार्लियामेंट से कोई भी कानून नहीं है, इसलिए यह फैसला आ रहा है। जिस दिन हम लोग विधिक भाषा में कहते हैं ये फील्ड ऑक्यूपाई हो जाएगी और कोई कानून आ जाएगा, तो उसके बाद जो है ये व्यवस्था बदल जाएगी, इसलिए ऑर्डिनेंस आया। अब दूसरा तर्क ये है, क्या ऑर्डिनेंस लाया जा सकता था? तो अनुच्छेद 123 ये नहीं बताएंगे आपको, संविधान ये नहीं पढ़ते हैं, ये केवल टोपी इधर उधर घुमाते हैं। ऑर्डिनेंस की जो शक्ति है वो प्रदान करता है केंद्र की सरकार को, आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके हमने ये कार्य किया, ये संवैधानिक दृष्टि से भी उचित है। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका उत्तर मैंने ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया था। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा ये जो अध्यादेश आया है ये गैर संवैधानिक है और 5 मिनट में निरस्त कर दिया जाएगा। मैंने उनको ज्ञान दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, सर्वोच्च न्यायालय है, अरविंद केजरीवाल का ऑफिस नहीं है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप वेकेशन बेंच होती है उसके समक्ष जाइए, याचिका लगाइए और 5 मिनट में निरस्त करा दीजिए। उन्होंने ये भी नहीं कराया। अब मैं एक बात और कह दूं, ये राजनीतिक दृष्टि से देखिए विरोधाभास ये है, ये कांग्रेस, मैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी हाथ में लिए हुआ हूं, ये माफी वीर हैं। अरुण जेटली जी पे इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए, उसके बाद जब मानहानि का दावा कर दिया तो कान पकड़ के सॉरी बोला। अरविंद केजरीवाल की ही चिट्ठी है, जूम करके देख लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम समर्थन नहीं करेंगे जब ये बिल आएगा संसद में। तो आप मुझे बताइए, टूटा विपक्ष, वो मैं कांग्रेस से पूछता हूं गौरव जी, कांग्रेस के लिए इसका समर्थन ना करना या समर्थन करना दोनों ही मुश्किल का काम है, वो जवाब देंगे। रोहन गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ। रोहन जी स्वागत है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था, पॉलिटिकल, मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आइए एकजुट हो जाएं। ममता जी यही कह रही हैं, ममता जी कह रही हैं सब लोग आइए, एक मौका हमारे पास आया है, दिखाते हैं दुनिया को। मेरे से पूछ, जी हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं, कैसे पास कराएंगे इसको? हाँ सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको याद दिलाता हूं, अनुच्छेद 370 जब संविधान में संशोधन हुआ ना, तो केवल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में भी पास कराया था। मालूम है क्यों? बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, जब समय आएगा आप देखेंगी कि वो हमारे बिल का समर्थन करेंगी। ठीक है, और समर्थन इसलिए करेंगी क्योंकि उन्होंने शपथ ली है कि संविधान की रक्षा करेंगे। यहां अरविंद केजरीवाल तो केवल कुर्सी पे बैठ के और शराब घोटाला करना, लूट खसोट करना, वसूली करना, ये करना चाहती हैं। अगर राज्यसभा में हमारा समर्थन कोई करने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर वो संवैधानिक जो संशोधन हुआ था वो कैसे हो जाता? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आपने जवाब दे दिया। ठीक, मैं आजाद साहब के पास जाना चाहता हूं। ममता जी ने कहा हम तो अपील करते हैं उन दलों से भी जो आज खुलकर हमारे साथ नहीं है, उन्हीं से शायद अभी मुखातिब थे, उन्हीं का जिक्र कर रहे थे गौरव भाटिया, कि हमने 2/3 बहुमत से भी बिल पास कराए हैं राज्यसभा के अंदर, तो ये भी पास करा लेंगे। आजाद साहब, बहुत सारे हमने देखे हैं बिल तो बिना ही डिस्कशन के पास हो जाते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। अभी पिछले सेशन में ही आप देख लीजिए, इतने सारे बिल चले गए जिनके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। उसके पहले सेशन उठा लें, लगभग 121 बिल ऐसे हैं इस सत्र में जो हुए हैं, यह जो पार्लियामेंट है इसमें, जो बिना चर्चा के पास हुए हैं। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पास कराने के लिए। और अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं भी रहती, इनके लोग पूरे नहीं भी होते सदस्य, उसके बावजूद वॉइस वोट से करा लेते हैं। जबकि अगर वेल में कोई खड़ा हो तो उस समय आप कोई भी सदन की कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन ये करवा लेते हैं। तो यही चीज तो हम बता रहे हैं, तानाशाही संसद के अंदर और संसद के बाहर, जो तानाशाही जो इमरजेंसी देश के अंदर लगी हुई है, उसके विरुद्ध लड़ना है।
जिस प्रकार से ईडी लगा देना, सीबीआई लगा देना, इनकम टैक्स वाले लोगों को भेज देना, आजकल सतपाल मलिक जी के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गंभीर बातें इनके ऊपर रखी हैं और इसलिए अब वह नए लाइन में आ गए हैं। इसके अलावा तो जितने लोगों के पीछे लगा है सो लगा ही है। तो अभी आवश्यकता जो ममता दीदी ने कहा है वो ये कहा है कि हम यदि सब एकत्रित हो जाएं, मिलें और इस तानाशाही, इस इमरजेंसी से अगर हमको छुटकारा लेना है, यह लड़ाई जनता विरोध बनाम भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें एकत्रित हो जाएं तो हम इस बिल को निरस्त करा सकते हैं। तो यह एक उन्होंने आगे बात को छोड़ा है जिसको कि सभी विपक्ष माने, एकत्रित हों और इस तानाशाही से यदि हमें मुक्ति पानी है तो फिर एकत्रित होना पड़ेगा। लेकिन इसको तो आपने अपने लिए इम्तिहान बना लिया ना, आपने ओनस अपने ऊपर ले लिया कि अब विपक्ष एकजुट होकर दिखाए। नहीं, अब आपने देखा नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, आपने देखा कि केसीआर अपने जो भारतीय राष्ट्र समिति के हैं वह एकत्रितों को कर रहे हैं, लोगों को जा जाके जगह जगह मिल रहे हैं। यह हमने 1977 में देखा था जब इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, 1989-91 में देखा जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी थी। तो यह हमने पहले देखा, भूत में देखा हुआ है और भविष्य में यह हो भी सकता है। और विशेष करके जो परिस्थिति अभी यह कही जाएगी कि अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगी हुई है, उसको हटाने के लिए करना होगा। अब एक तरफ तो दिल्ली सरकार के पास जब कानून बना था, मैं उस समय पार्लियामेंट में था, कि उनके पास पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसके अलावा तो वह किसी को भी स्थापित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब जो कोई व्यक्ति चुना हुआ सेक्रेटरी ना हो उसको आप जबरदस्ती सिर के ऊपर डाल करके चुने हुए व्यक्तियों के ऊपर आप दबाव डालें और उनको काम न करने दें, तो यह कहां तक उचित है? जिस लोकतंत्र की दुहाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, आज उसी लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। तो उस लोकतंत्र को बना रहे ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद में दिल्ली सरकार को जो काम करना चाहिए करने देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ किसी की तरफ नहीं कर रहा या विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो कानूनी तौर से सही है, जो संवैधानिक सही है, ऐसे लोगों को काम करने देना चाहिए। लेकिन यह होने नहीं देना चाहते। कभी दिल्ली सरकार को कभी कुछ कर देते हैं, कभी गवर्नर से बंगाल में लोगों को बुलवाना शुरू करवा देते हैं, कभी कहीं किसी तरीके से किसी को तंग करते हैं, तो यह उचित तो नहीं है। रोहन गुप्ता साहब, ये आप लगा नहीं था कि आप कभी ऐसी परिस्थिति में भी पाएंगे अपने आप को, अपनी पार्टी को, कि विपक्षी एकता में से या बीजेपी का समर्थन करने में से एक को चुनना पड़े, लेकिन इस वक्त आपके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई दिखाई दे रही है? सौरभ भाई, पहले तो आपका धन्यवाद चाहूंगा कि पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा को आपने बोलने का मौका दिया, क्योंकि आप जुड़े नहीं थे तब तक, आप जुड़े नहीं थे तब तक। मैं इसीलिए नहीं, मैं आपका धन्यवाद ही कर रहा हूं कि दोनों के आपने एक दूसरे की पोल खोलने का मौका दिया, तो मुझे उतना कम बोलना पड़ेगा क्योंकि दोनों ने बता दिया दोनों की असलियत क्या, दोनों ने देश की राजधानी को लूटा है। तो मेरा काम आपने इजी कर दिया, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। देखिए, आपने मेरा काम आसान कर दिया, मतलब बिल आसानी से पास हो रहा है। अब मैं तो आपके 15 सेकंड में समझ गया। नहीं, जो हकीकत थी वो आपने आपके माध्यम से इन दोनों ने देश को दिखा दी कि दोनों ने मिलकर दिल्ली को कैसे लूटा है। और दिल्ली की जनता त्रस्त है सौरभ जी, सबको मालूम है कि ऊपर वहां भाजपा बैठी है और यहाँ पे आम आदमी, दोनों मिलके उनको लूट रहे हैं। और जहां उनको लगता है कि लूटने की जगह कम है, वहां एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब किसान कानून की, कृषि कानून की बात थी, तब दोनों ने पास कर दिए, तब उनको कोई विपक्षी एकता याद नहीं आई। जब कांग्रेस पार्टी संसद में धरने पे बैठी थी किसान काले कानून के खिलाफ, तब उनको याद नहीं आई एकता। देखिए, मुद्दा यहाँ पे दूसरा, गौरव भाटिया जी ने क्योंकि उनकी कई बार आदत है कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बन के कांग्रेस की भी बात कर देते हैं, ये कहा कि नहीं, कांग्रेस ने तो कहा कि हम अध्यादेश का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस ने ये नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम हमारे स्टेट यूनिट्स और लाइक माइंडेड पार्टी से डिस्कशन करके हमारा स्टैंड तय करेंगे, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि संविधान का कहीं पे उल्लंघन ना हो और ये भी देखना है कि कहीं राज्य सरकार अपने अधिकारों का उल्लंघन ना करे। तो कांग्रेस पार्टी तो अपना स्टैंड लेगी। पर मेरा ये कहना है सौरभ जी, आज जो विपक्षी एकता की दुहाई दी जा रही है, तब यही पार्टियां जब भाजपा की बी टीम के तौर पे काम करके गोवा में, गुजरात में, इवन कर्नाटक में भी उन्होंने प्रयास किया, ये तो ठीक है सफल नहीं हुए, वहां पे जनता समझ चुकी थी। असम और नागालैंड में क्या हुआ था रोहन भाई? हम नहीं गए, नाक कटा के आ गए आप नागालैंड में। अच्छा प्रियंका जी, मैं इनकी बताता हूं। बहुत फेमस डिबेट है मैडम, शायद आप बीच में बोल रही हैं तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, बीच में ना बोले। मेरा ये कहना है कि जब आप एकता की बात कर रहे हैं सौरभ जी, जब आपको मालूम है कि एक बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, एक सेम टू सेम लेंथ पे लड़ रही है, और आप फिर अगर वहां पे वोट कटुआ पार्टी बन के वो कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। मैं कहीं भी इसको अध्यादेश से जोड़ नहीं रहा हूं, पर जब हम विपक्षी एकता की बात करनी है तो सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगी, पर साथ में सबको मिलकर ईमानदारी से एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम जब खुद के ऊपर आए
तब विपक्षी एकता की हम बात करें, और जब जनरल प्रॉब्लम हो तब हम विपक्षी एकता की बात ना करें। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। ऐसा लगता है कि आप अरविंद केजरीवाल को झुकाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ सुनना चाह रहे हैं कि जैसे वो कांग्रेस पार्टी से ये कह दें कि हाँ साहब मेरा जो स्टैंड रहा वो मुझे उस पर खेद है, चलिए आप मिलकर आगे बढ़ते हैं, जो बीत गई सो बात गई। बिल्कुल। सौरभ जी, वो सच होगा, देखिए हम सच के साथ चलेंगे, कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। ना हम किसी को झुकाना चाहते हैं, ना हम किसी को दबाना चाहते हैं, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। उस प्रक्रिया में जो ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, एक ऐसी टीम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो ईमानदारी से लड़े, सिर्फ लड़ने के लिए ना लड़े। आप केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के साथ हैं या नहीं है? मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम हमारा स्टैंड बहुत जल्द क्लियर करेंगे। हमको हमारी स्टेट यूनिट से बात करनी होगी, लाइक माइंडेड पार्टी से हम बात करेंगे, और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है रोहन जी? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हमारी स्टेट यूनिट की हमको राय भी लेनी है, और ये भी देखना है कि क्या जो संविधान का हनन है भाजपा ने किया या नहीं किया। हम जिम्मेदार पार्टी है, हम हवा में बात नहीं करेंगे। पर जो पार्टी आज बोल रही है, आम आदमी पार्टी, अगर उनको ये लग रहा है तो तब विपक्षी, मैं गलत नहीं हूं, शायद आपका ही ट्वीट था कि संविधान का हनन हुआ है नहीं हुआ है, ये तो आप अभिषेक मनु सिंघवी से पूछ लीजिए जिन्होंने केस लड़ा था। देखिए सौरभ जी, जब हमारे स्टेट यूनिट से, दिल्ली यूनिट है, हमको उनके भी विचार लेने पड़ेंगे, पंजाब यूनिट है, उनको भी हमको विचार लेने पड़ेंगे। जैसे आपने कहा कि राजीव गांधी जी के खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पास किया, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो हमको सारे पॉइंट्स कंसीडर तो करने पड़ेंगे डिसीजन लेने के टाइम। ठीक। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। इतना आसान नहीं है, आपने भी इतने मौके दिए हैं उनको, उन्होंने भी खून के घूंट पिए हैं। देखिए, कांग्रेस को थोड़ा अपना डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लेट सोचती है कांग्रेस। और अभी ये जो मुद्दा है, ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हुआ है, इसको पार्टी में ना देखिए। ये लगातार कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक कर रहे हैं। रोहन भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम नागालैंड में नहीं लड़े थे, वहां अपनी नाक क्यों कटा के आ गए आप? फिर तो ऐसी बात करनी है तो चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको ही है ना। अब ये बात हो रही है कि ये कांस्टेंट प्रहार जो किया जा रहा है, कभी ईडी के द्वारा, कभी सीबीआई के द्वारा, कभी लॉ पलटने के द्वारा, इस पर क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस पार्टी को रोकना ही पड़ेगा। 370 के टाइम पर, कृषि कानून के टाइम पर ये लोकतंत्र खतरे में था। 370 के टाइम पर हमें लगा था कि ये अच्छा डिसीजन है और हमने सपोर्ट किया था, इसलिए इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज क्या लगता है आपकी पार्टी को? ये अलग इशू हो जाएगा सौरभ जी, ये अलग इशू हो जाएगा बिल्कुल। और इस टाइम पर मैं खाली इतना कह रही हूँ, ये तो साफ ही है ना कि अध्यादेश लाके पलटा गया। और जो गौरव जी कह रहे थे, गौरव जी लॉ की बात कर रहे थे, उनको भी बता दूं, गौरव जी आप तो सीनियर एडवोकेट है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जा सकता। आप जो पैरा 95 पढ़ रहे हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर सिविल सर्विसेज। हर्ष जी का एक रिएक्शन, मुझे उसका ब्रेक पर जाना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है आपको? अभी तक आपने सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन लिया है, कैसी लग रही है आपको राह विपक्षी एकता की, और इस बिल का भविष्य क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये विपक्षी एकता का मसला नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की और केंद्र सरकार की राजनीतिक टकराहट का मसला है। कांग्रेस क्यों अरविंद केजरीवाल को इस तरह से समर्थन देती हुई दिखे, जहां सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी का मसला है। और अजय माकन की वो जो चिट्ठी है, जो शीला दीक्षित के हवाले से उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, उसको अगर आप पढ़िए तो साफ समझ में आता है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है इसमें, अरविंद जी कहते हैं कि हम पूरे देश में जाएंगे। शुरुआत क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से, सोनिया जी से, राहुल जी से, खड़गे जी से मिलकर नहीं हो सकती? बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर तीसरा मोर्चा कोई बनाया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस क्यों रुचि लेगी, क्यों वो पीछे खड़ी होगी, ये सवाल तो है। दिल्ली के बहाने अब एक बार फिर विपक्षी एकता दिखाने का एक मौका जरूर मिला। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के ऑर्डिनेंस के बहाने अब समर्थन जुटाने के लिए देश भर में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने के लिए निकले हुए हैं। आज वो बंगाल में ममता बनर्जी से मिले। ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला, कहा यह सरकार ऑफ द बुलडोजर, बाय द बुलडोजर, फॉर द बुलडोजर है, और अगर देश नहीं जागा तो एक दिन ये संविधान के ऊपर भी बुलडोजर चला देंगे। कांग्रेस पार्टी का रुख अभी भी साफ नहीं है कि इस मुद्दे पर वो अरविंद केजरीवाल के साथ है या नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता खूब बोल रहे हैं। लेकिन भाटिया साहब, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी को लेकर के कहीं से भी कोई फूल झड़ रहे हों, किसी भी विपक्षी के नेता के जबान से, ममता बनर्जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने जरूर कोई रॉ नर्व छू रखी है कांग्रेस पार्टी की, यह बात ठीक है, लेकिन सभी लोगों का कहना यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो तो हम करेंगे।
सौरभ जी देखिए, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने में इतना दमखम रखती है कि 303 से ज्यादा सीटें 2024 के चुनाव में लाएगी। तो हमें किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ना भीख का कटोरा लेके जैसे कांग्रेस पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में सपा के सामने, कभी असम में AIUDF, कभी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ समझौता करने के लिए व्याकुल थी और इज्जत नहीं मिलती है, वो स्थिति नहीं आएगी। जो साथी आएगा उसका हम सम्मान करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और वरना हम में इतना दमखम है हम 303 सीटों से ज्यादा लाएं। आप देखिए विपक्ष की हालत क्या है। अगर आप अभी इसी पैनल पे पूछे सौरभ जी कि कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, TMC की कितनी सीटें आएंगी, नहीं बता पाएंगे। इनका लीडर्स कौन है महागठबंधन का, ये नहीं बता पाएंगे। तो ये लीडरलेस है, ये लोग आइडियोलॉजी लेस हैं और शेमलेस है। इनको शर्म भी नहीं आती, और मैं बताता हूं क्यों। मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे कि अरे ये कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके चैनल पे और तमाम चैनल पे चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम समर्थन नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल का, ये उन्होंने कहा। और आप याद करिए, जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे तो क्या इनके जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं मिस्टर चौधरी, उन्होंने स्वागत नहीं किया था मनीष सिसोदिया की अरेस्ट का? ये क्या दिखाता है? कंफ्यूज्ड कांग्रेस येट अगेन। इन्होंने घोटाले की बात करी, सब जानते हैं CWG घोटाला कब हुआ। और मैं इनको ये भी बता दूं, दिल्ली की जनता ने इनको क्या लताड़ा है आप सोचिए, इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। 2015 और 2020 दिल्ली के विधानसभा के चुनाव इनकी सीटें आई 0, अंडा 2 बार। लोकसभा 2014-2019 इनकी सीटें आई अंडा 0। क्यों? क्योंकि जनता इन ठगों पे विश्वास नहीं करती है, वो जानती है केवल अपनी बात करेंगे, जनता की नहीं। तीसरी बात, मैं TMC के प्रवक्ता को भी एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, संसद के अंदर जब आपके सांसद और TMC के सांसद जाते हैं, आप देख लीजिए, आपके संजय सिंह 2 बार सस्पेंड हुए हैं, TMC की डोला सेन और बाकी भी सांसद है सस्पेंड हुए। क्यों? जो अध्यक्ष होता है या जो पीठासीन होता है उस पे फाइल मारते हैं, डेस्क पे खड़े हो जाते हैं, महिला मार्शल के कपड़े फाड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये लोग क्या चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे? ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग आ रही है सौरभ जी, ये देश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आ रही है। जनता गौरवान्वित है और ये लोग रो रहे हैं क्योंकि इनको संवाद और चर्चा करनी नहीं। और एक बात कह के अंत करता हूं, देखिए अभी यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का ज्ञान दिया जा रहा था। मेरी बात खत्म हो, इनसे जरा पूछ लीजिएगा कितने जजेस थे बेसिक स्ट्रक्चर में, और बेसिक स्ट्रक्चर के जजेस के अगर 2 के भी नाम बता दे तो मैं बोलूं। इन्होंने इस जजमेंट की जो एक लाइन है वो पढ़ी नहीं, दर्शकों के लिए मैं पढ़ रहा हूं। However, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the Lieutenant Governor shall be modified to the extent as provided in that law. Furthermore, उन्होंने जो बताया है कि अगर आप कानून लाते हैं तो वो कानून प्रिवेल करेगा। अब मैं बता देती हूँ छोटा सा अब आप response। मुझे बताइए, आपने विपक्ष के अंतर विरोधों की ओर इशारा किया, तीनों आपको जवाब देना चाहते हैं। थोड़ा सा रिस्पांस दे देती हूँ मैं बोलिए आपको। प्रियंका जी। उसी में ये रोहन जी, लिखा है, आजाद साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने एग्जीक्यूटिव की बात की तो उसी में बड़ी क्लियरली ये भी लिखा है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर द सर्विसेज। गौरव जी बताना है तो पूरा बताइए, भाजपा ही ना बनिए। सुनिए, मैंने आपको सुना शांति से। अब सुनिए, झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी वाला आपने झूठ बोल दिया, चीफ सेक्रेटरी वाले केस में भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं है, आपने वो झूठ बोला। आपने ये झूठ अभी साथ में आपने ये सही गिनाया, एक चीज आपने सही गिनाई, आपने बात की कि आपकी स्ट्रैटेजी अलग है, आप कटोरा नहीं पकड़ते। गौरव जी बोलने दीजिए जरा, स्ट्रैटेजी अलग है, हम बता रहे हैं। कुछ कहना होगा आप कह लीजिएगा बात। आपकी स्ट्रैटेजी ये रही कि जब आप गुजरात से ज्यादा रैली प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में करते हैं और वहां ढोल नगाड़े नहीं पीट सकते तो वो विदेश जाके ढोल नगाड़े पीटते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी ये है, आप हार गए। आपके पास 12 आपके अलायंस पार्टनर, जो आपने 2019 की दुहाई दी, आपके अलायंस पार्टनर 12 आपको छोड़ के जा चुके हैं। गौरव जी, आपकी पॉपुलैरिटी वो नहीं रही जो
थी, हंसी आपके आती है, झूठ क्या लोगों ने हाल कर देख दिया। लिए, आपका ट्रैक सुनिए, रिकॉर्ड 9 सौरभ साल जी, का मैं लोगों ने एक बात देख कहूंगा लिया, आपसे। देख लिया कि महंगाई कहां पहुंची, अनएम्प्लॉयमेंट कहां पहुंची, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप क्या करते हैं, लोगों को समझ आ गया है। आज कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि कर्नाटका सौरभ जी, मैं एक कर्नाटका की बात हार उत्तर की दे वजह दूं, से प्लीज। प्रधानमंत्री मोदी कैंसल्ड मीटिंग में चले जाते हैं ताकि पीआर इवेंट हो पाए। ठीक 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 ठीक। अभी गौरव भाटिया कह रहे थे कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, यानी हमें 12 बैसाखियां छोड़ गई इनको। हम अपने बूते 303 लाने का दम रखते हैं, उसका जवाब ही दे दी। मैं एक बार हर्षवर्धन जी का जवाब इस पर चाहता हूं। उन्होंने कहा 12 साथी छोड़ गए, प्रधानमंत्री दर्जनों रैलियां कर्नाटक में करके आ गए, कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब ऑस्ट्रेलिया में सभा कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है प्रियंका जी ने थोड़ा सा ये दोनों तुलना एकदम ही विषय से हटकर है। क्वाड देशों की मीटिंग वहां थी, जो बाइडेन की वजह से वो मीटिंग नहीं हो सकी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं और विशेष करके जो अभी के रिश्ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो ट्रेड के हों। और अभी हमने जो वहां के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी को सुना, उसके बाद ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये तुलना गलत है। हाँ, ये कर्नाटक में जीत जाते तो जाते, निश्चित तौर पर जाते। मुझे लगता है ये सवाल ही ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है, चलिए इसको छोड़ें। लेकिन जो दूसरी बात है, गौरव भाटिया कह रहे हैं अपने दम पर 303 आई हैं, 303 2019 में, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने उसके आज सहयोगी साथ नहीं है, उसके बाद भी और 10 साल के बाद जब अब 2024 में चुनाव होगा, उसके बाद भी ये दम भरना क्या इतना सरल है, इतना आसान है? नहीं, एक तो आसान नहीं है, दूसरा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की ताकत है, वो पूर्ण बहुमत से जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको इस तरह से पेश करें कि हमें सहयोगियों की जरूरत नहीं है। भारत का लोकतंत्र सहयोगियों की जरूरत प्रचंड बहुमत में भी कहता है कि होना चाहिए, और ये विनम्रता जरूर बनी रहनी चाहिए। ठीक नहीं है तो सहयोगी भाजपा को भी चाहिए रोहन जी, और आपको भी चाहिए, और उसमें आप भी शामिल हैं शायद। देखिए सौरभ जी, मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा प्रवक्ता जिस भाषा का उपयोग करते हैं, आपकी डिबेट एक प्राइम टाइम डिबेट है और काफी लाखों लोग देखते हैं, पूरे देश में करोड़ों लोग देखते हैं, जो भाषा का उपयोग करते हैं, जो बचे खुचे वोट है वो भी चले जाएंगे। इन्होंने कहा भीख का कटोरा, मैं ये शब्द यूज नहीं करूंगा, पर कर्नाटक ने किसको भीख का कटोरा पकड़ा दिया वो गौरव भाटिया को मालूम होना चाहिए। देखो, गौरव भाटिया ने महाराष्ट्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो मैं सर मुंडवा दूंगा। ये कर्नाटक में भी जाके बोल के आए कि हमारी 150 सीट आई होगी। कुछ सद्बुद्धि उनके दिमाग में आई होगी कि कोई वादा नहीं करके आए, नहीं तो आज वो वादा भी पूरा नहीं करके टीवी डिबेट से भागते होते। देखिए, अहंकार ठीक नहीं है सौरभ जी। ये कहना कि हम 330 दिन, हम लोग अहंकारी नहीं, हम नहीं कह पाएंगे। मैं गौरव भाटिया की बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि हम लोग नहीं कह पाएंगे हम कितनी सीट जीतेंगे, क्योंकि जनता का मैं आदर करता हूं। अगर हम काम करेंगे, कर्नाटक में गारंटी पूरी करेंगे, उसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। मेरा अहंकार नहीं है कि हम 303 लेके आएंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है। यही अहंकार इनको ले डूबेगा। क्या मोदी जी ने वहां पे प्रचार नहीं किया? मोदी जी की, आप मोदी इफेक्ट की बात कर रहे हैं, उसके होते हुए भी कर्नाटक में यह हाल हुआ है। तो मैं इस अहंकार की बात नहीं करूंगा सौरभ जी। देखिए, देश की राजनीति बदल रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। आप ऐसे मुद्दों को उछाल के, आपका जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था सौरभ जी कि हम कोई भी मुद्दा उछालेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, हमारी सारी विफलताएं ढूंढ जाएगी। कर्नाटक ने आपको सबक सिखाया है, अभी भी सुधर जाइए, जनता समझती है सब कुछ। आप ऐसी ही राजनीति चालू रखिए, हम तो खुश हैं। मैं तो खुश हूं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते। जो इनकी भाषा है, जो इनका बिहेवियर है, जो इनका अहंकार है, जनता इसी से तो परेशान है। नहीं, लेकिन अब ये भी चर्चा होने लगी रोहन जी, कहीं कांग्रेस पार्टी में भी तो दम नहीं भर गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अपने विपक्ष के और दलों को साथ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी में क्या अभिमान आ गया हो कर्नाटक की जीत के बाद? बिल्कुल, हम महाराष्ट्र से कुछ ऐसे स्वर सुन रहे हैं। नहीं सौरभ जी, बिल्कुल नहीं। हम लोग विनम्रता से सारे दलों के साथ में, मैंने मेरा पॉइंट रखा। अभी भी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम अध्यादेश से साथ हैं, विरुद्ध। मैंने अपना एक पॉइंट रखा कि जब आप ईमानदारी की बात करते हैं तो सब साथ में लेके चलिए। और आपके जो सीनियर जर्नलिस्ट ने सही कहा कि आप जब पूरे देश में भारत भ्रमण करते हैं तो कांग्रेस तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, आप तो उनको तो मिले नहीं। वो गणेश जी की कहानी थी कि पूरे विश्व का जो उन्होंने कहा था कि मैं परिभ्रमण करूंगा, शिव पार्वती का परिभ्रमण किया था। अब कांग्रेस से तो आपने शुरुआत की नहीं, तो आपकी ईमानदारी तो यहाँ पे ही दिखती है। तो मैं इसमें नहीं भाटिया साहब, आप आजाद साहब से सुन लीजिएगा जरा, आपने उनका नाम लिया था, वो भी आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद उत्तर दीजिएगा तीनों। सिर्फ एक मिनट जी, अच्छा ठीक है, सिर्फ एक मिनट जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं कभी भी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, मैं बिल्कुल उनकी बात मानता हूँ कि संविधान का जब हम सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, पर ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। भाजपा एक अहंकार पार्टी है, एक मिनट, पर जब आपके ऊपर अच्छा, आए, मेरे पास समय है भाटिया साहब,
ठीक, कांग्रेस अच्छा के एक ऊपर रोहन जी एक मिनट, मेरे पास भाटिया साहब मेरा समय है। कीर्ति जी के पास आप जाइए, मैं केवल 10 सेकंड में एक बात कहूंगा। अच्छा बोलिए, इनका मैं आ रहा हूँ आजाद अहंकार साहब। एक बात 10 सेकंड की इनका है अहंकार तो देखिए, एक- कटोरा 303 हाँ, मोदी एक- ये क्या एक बोल अच्छी- रहे हैं? ये शॉर्ट बात में है भाटिया इनकी? जी। इनको शर्म शांत- नहीं शांत एक कराइए। राज्य बड़ा राज्य प्लीज। हाथ के बैठे ओके रोहन जी, ओके, हिमाचल ठीक है रोहन जी। हार गए, शांत कराइए, शांत। कर्नाटक हार गए। शांत। ठीक है रोहन शर्म आनी जी, चाहिए, बोलिए शर्म गौरव जी, बोलिए, गौरव जी की शांत आवाज है। कराइए, इनको कैसी शांत भाषा कराइए। है इनकी? हाँ, ये धन्यवाद। सड़क छाप भाषा डिबेट में यूज सौरभ करते जी, हैं। ओके रोहन जी। सौरभ जी, कीर्ति जी का सम्मान है, आप कीर्ति जी के पास जाइए पहले। मेरी केवल इतनी जरूर गुजारिश है कि आपने 3 पार्टियों के प्रवक्ता बैठाए हैं, तीनों प्रहार भाजपा पे कर रहे हैं। एक बार उनके पास जाइए, एक बार छोटे आपको में उत्तर जरूरत ही दीजिए, नहीं है अच्छी ना। चर्चा हो पाएगी। आपको धन्यवाद 303 कीर्ति जी, अपने आप अपनी लेके बात आएंगे। करें। अच्छा आपको ठीक बात किसी की करें। जरूरत जी नहीं। कीर्ति जी बोलिए। अरे आप आपको शांत कहाँ करिए, किसी की जरूरत है? शांत करिए, शांत झूठ खत्म हो गए गौरव अब तो जी। देखिए दिल्ली वो सर्वशक्तिमान, काफी कुछ आप आगे निकल 303 गया। लेके मैंने किसी को टोका नहीं था। मैं यही आशा रखूंगा सबसे, अनुरोध भी कि कृपया मुझे भी न टोकें। बहुत सारी बातें थी, मुद्दे थे ऐसे जो बीच में आते गए, नए नए मुद्दे छोड़ते चले गए। माननीय गौरव जी कह रहे थे कि हमारी 303 की है और हम उससे और आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले 2 चुनाव हिमाचल और कर्नाटक एक खतरे की घंटी है कि किस प्रकार से लोगों ने नकारा है। 2014 में जो आशाएं बंधी थी, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, सिलेंडर 400 के ऊपर तो सब टीवी के ऊपर ऐसे तमाशा हुआ करता था, आज 1200 हो गया, कोई तमाशा दिखाने को तैयार नहीं। किस प्रकार का त्राहिमाम मचा है। वो उज्ज्वला योजना, अलग योजनाएं जो 2014 में कही गई थी, वो सब टाई टाई फिस होकर अब लोग समझ रहे हैं। जब तक वो समझते, 2019 में पुलवामा का केस हो गया, पुलवामा हुआ, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा कहां से आया। किस प्रकार से आतंकवाद 370 के बाद खत्म होना था, नोटबंदी के बाद आतंकवाद, कालाधन खत्म होना था, कुछ खत्म नहीं हुआ। आज कल रोज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है, आज हमारे सामने है। तो लोग अब इस चीज को समझने लगे हैं। जब कभी इनका काम नहीं चलता तो कभी भगवान राम को ले आते हैं, कभी बजरंग बली को ले आते हैं, लेकिन इस बार बजरंग बली ने भी इनका समर्थन नहीं किया, विपक्ष का समर्थन किया और इनको टाई टाई फिस हो जाना पड़ा। इन्होंने कहा कि संसद के अंदर लोगों को डिसमिस कर दिया गया, लोगों को हटा दिया गया। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, 2G, 3G, CWG, कॉमनवेल्थ गेम, सबके ऊपर हमने आरोप लगाए। आज तक वो आरोप सब सिद्ध नहीं हुए, सभी लोग बरी होकर के चले गए। लेकिन उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी और मीरा कुमार जी थी, उन्होंने किसी को निकाला नहीं। जिस प्रकार की तानाशाही पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर कर रहे हैं और जिस प्रकार से तानाशाही बाहर ईडी और आईडी और ये सब सारे सीबीआई मिलकर के कर रहे हैं, वो सब दिख रहा है। और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि लोगों का मुख्य रूप से ध्यान बटाने के लिए इन सब चीजों को लाया जाता है। ठीक है साहब। भारत बोलते हैं, लेकिन 85 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनको मतलब तानाशाही सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी उसी का उत्तर मिलेगा। जी गौरव जी। धन्यवाद। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दे तो भाषा का ज्ञान दे रहे थे। राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगते हैं। उनको सिखाइए भाषा का ज्ञान। रोहन जी आप सुन लीजिए प्लीज। प्रधानमंत्री को कहते हैं कबर। शांत कराइए रोहन जी, बोलिए। रोहन जी प्लीज सुन लीजिए, प्लीज शांत कराइए, प्लीज शांत कराइए, बोलिए। अभी कुछ ही सप्ताह पहले की बात है, सौरभ जी, आपके साथ चर्चा हो रही थी। कांग्रेस के जितने नेता थे एयरपोर्ट पे, टारमैक पे कह रहे थे मोदी तेरी कबर खोदेगी। देश के प्रधानमंत्री की कबर खोद रहे हैं। खड़गे जी कह रहे थे 100 सर वाला रावण मोदी, तेरी औकात दिखाएंगे मधुसूदन मिस्त्री। और गुजरात की जनता ने इनकी औकात इन्हें दिखाई। 156 सीटें भाजपा की आई, इतिहास रचा। और इनकी सीटें आई 17, 60 कम पिछली बार से। मैं केवल इतना कहूंगा, ज्ञान कम दिया करिए, आत्मचिंतन करिए, अपने अंदर झांकिए, उसके बाद आइए। दूसरी बात, ये कह रहे थे वादा किया गौरव भाटिया ने सर मुंडाएंगे। मैं इनको बड़ी विनम्रता से कहूंगा, शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन था, हमारी ही मेजॉरिटी आई थी। और सोनिया गांधी ने वादा किया था कि मैं कसम खाती हूँ, भीख मांग लूंगी, बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे। शांत कराइए। बोलिए गौरव जी, बोलिए बोलिए बोलिए, समझ आ रहा है। हाँ रोहन जी, रोहन जी सुन लीजिए, अब सुनना भी पड़ेगा ना, आपने बोला, उन्होंने सुना। हाँ धन्यवाद। मुझे समय दीजिएगा। समय नहीं है। हाँ, सोनिया गांधी जी ने कहा था, सौरभ जी, सोनिया गांधी जी ने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, भीख मांग लूंगी। बच्चे जो है मेरे कभी राजनीति में नहीं आएंगे। क्यों आए? भीख क्यों नहीं मांगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे फिर 20 मिनट आवाज, गौरव जी की आवाज आने दीजिए थोड़ी देर, उनका जवाब पूरा जाने दीजिए। करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मेरी बोलेंगे मेरी क्या कोई ये? मजबूरी नहीं है मैं इन पे चिल्लाऊं, मैं केवल तथ्यों से अपनी नहीं, बात आपकी मजबूरी रखूंगा। तो- गौरव जी धन्यवाद। प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, अब समय देखिए कम। तीसरी बात मैं बताऊं, कैसे करूं सौरभ जी, बीच में कोई चिल्लाता रहे तो मैं कैसे अपनी बात पूरी करूं? अच्छा बोलिए। धन्यवाद। अब इन्होंने बताया कि कर्नाटका में अभी परिणाम आए हैं और मैं इतना ही कहूंगा पूरी विनम्रता से, हमने जो परिणाम आए उसे स्वीकारा। हमने ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा, हमने आपको गोदी मीडिया नहीं बताया, हमने ये भी नहीं कहा लोकतंत्र खत्म हो गया भारत में। हमने केवल एक बात कही, हमने कहा जो जनता ने कहा है हम उसको सराखों पे रखते हैं, हम और मजबूत होके वापस आएंगे। जी, ठीक। और मत भूलिएगा, अभी बात हो रही थी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा जो साथी अलायंस हमारे साथ हैं उनका हम सम्मान करते जी। हैं, लेकिन हम में इतना दमखम भी है कि हम 303 सीटों से ज्यादा अकेले अपने दम पे लाएंगे। जो बात ना कांग्रेस पार्टी कह सकती है, ना आप कह सकती है और ना टीएमसी कह सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया, और बहुत पीछे शुक्रिया। ये जो समय इतना ही था चिल्ला- गौरव जी, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। गौरव भाटिया जी, प्रियंका जी स्टूडियो में आए, कीर्ति आजाद साहब, रोहन गुप्ता जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।